हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और हम लोग थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज 10.10 क्वेश्चन पे। देखिए एस ब्लॉक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके या तो एग्जांपल्स में होगा, एग्जांपल्स 5-6 या ज़्यादा नहीं है, और बाकी बैक एक्सरसाइज में आपको ज़रूर मिलेगा। किसी के स्कूल में भी अगर एस ब्लॉक आएगा तो वो एनसीईआरटी से ही आएगा, इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी पूरी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.10 कहता है when an alkali metal dissolves in liquid ammonia. When an alkali metal dissolves in liquid ammonia, the solution can acquire different colors. The solution can acquire different colors. Explain the reason for this type of color change. ठीक है, आपको याद है मैंने आपको लिक्विड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया का एक टॉपिक करवाया था। उसमें मैंने बताया था जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो अमोनिया है x प्लस वाई NH3 मोल्स लेता हूं अमोनिया के। ठीक है, ये मेटल अमोनिया के साथ एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आप भी ऐसे ही याद रखें, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और साथ में कुछ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पर वो अमोनिया के साथ होंगे, इसलिए मैं इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कहता हूं। आपको याद है कलर कैसे, आपको कोई भी चीज दिखती कैसे है, विजिबल कैसे है? जो भी चीज को आप देख रहे हो उस पे लाइट पड़ रही है पहली बात तो, और जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है वो लाइट कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी वेवलेंथ की एनर्जी छोड़ रहा है वो, या वेवलेंथ छोड़ रहा है। देखो जो लाइट आ रही है उसकी अपनी कोई वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में होगी तो उसका कुछ कलर भी होगा। ये सरफेस वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, वो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर दी इसने कुछ एमिट करेगा, जो एमिट करेगा वो विजिबल रीजन में अगर है तो आपको उसका कोरस्पॉन्डिंग कलर शो होगा। ऐसे ही होता है, कोई भी चीज आपको ऐसे ही दिखती है, यस और नो? Yes, sir. बताओगे। अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मान लो ग्राउंड स्टेट पे है, इस पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएगा। भाई एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होती है ना, ये दोनों तो Yes, कांस्टेंट होते sir. हैं, और वेवलेंथ और एनर्जी का इनवर्स का रिलेशन है। पर वेवलेंथ बोलूं या एनर्जी बोलूं, मैं कहना एक ही बात चाह रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचा, हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, वापस जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा मतलब कोई वेवलेंथ एमिट करेगा, और जो वो वेवलेंथ एमिट कर देगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या करने लग जाएंगे, कलर शो करने लग जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. और इसीलिए ये कलर शो करता है, मतलब ये क्वेश्चन आपका एक 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब अगर 10 स्कूल है ना, फॉर एग्जांपल 10 स्कूल है फरीदाबाद में, तो इसको कम से कम 7 स्कूल अपने क्वेश्चन पेपर में देंगे इस सेम क्वेश्चन को। समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि भैया लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर मैं एल्कली मेटल डालूंगा तो ये कलर क्यों शो करेगा? ये कलर इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस सॉल्यूशन का डार्क ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है? डार्क ब्लू कलर होता है। Blue. बट जब आप यहाँ पे मेटल का कंसेंट्रेशन 3 मोलर से बढ़ाओगे, कंसेंट्रेशन अगर आप 3 मोलर से क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इस सॉल्यूशन का कलर जो हो जाएगा वो चेंज होके कॉपर ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा निकलेंगे, तो वहां पे जो वेवलेंथ बनेगी वो कुछ उसके हिसाब से बनेगी। समझ में आ रही है? इस वजह से कलर आपका चेंज हो रहा है। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर लेंगे? बोलिए यार। इसका अगर आप पूरा Yes, डिस्क्रिप्शन में sir. आंसर देखना चाह रहे हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में आंसर देखना चाह रहे हैं या तो आप प्रदीप रेफर कीजिए, वरना मैं आपको प्रदीप की एक स्कैन करके कॉपी भेज दूंगा आपके ग्रुप पे अभी इसके बाद। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये रिएक्शन लिखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है, ये बताना है कि अभी इसका कलर डार्क ब्लू है, फिर ये बताना है कि अगर मोलर कंसेंट्रेशन 3 मोलर से ऊपर बढ़ाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा इसका, कॉपर Copper ब्रॉन्ज bronze. हो जाएगा। ये एक 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आप देख, आपको दिखा दूंगा मैं, और तुम सारे अपने पेपर मुझे जमा कराओगे। ठीक है, मेरे को सबमिट कराने हैं अपने अपने फाइनल पेपर सबमिट।
ठीक है, फिर अपन एक कंक्लूजन सा ड्रॉ करते हैं, वो कंक्लूजन मेरे नेक्स्ट वाले भाइयों बहनों के काम आता है। ठीक है, चलो देखो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10.11 और 10.11 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं। 10.11 क्वेश्चन दिया मेरे पास, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम कलर, ये मैंने आपको बता भी रखा है, डू नॉट गिव फ्लेम कलर whereas other alkaline earth metal do, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम ये कलर देते हैं, और इनका कलर भी मैंने आपको लिख पाया होगा क्या क्या होता है। ठीक है, फिलहाल ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट या फ्लेम में कलर क्यों नहीं देते, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। देखो ना, ये ऊपर लाई करते हैं, ऊपर वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना यहां से मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम कलर नहीं आता है। कलर का एग्जैक्टली दोबारा वही रीजन है कि अगर इलेक्ट्रॉन आराम से कोई चीज इजेक्ट कर पा रही है तो वो कलर शो कर देगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर इजीली आता है वहां पे, राइट। रीजन वही पुराने वाला है, बट इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Be and Mg, high ionization energy, due to high ionization energy it will not show any color। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगेन गुड, ओके ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी, अगर पेपर मुश्किल बनाएंगे तो कलर ही पूछ लेंगे, वैसे मुश्किल बनाते नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10.12 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, कैंसल्ड है आपका। 10.13 भी आपका थ्योरी जो है वो उससे बन रही है, प्रोसेस से बन रही है। वैसे मैंने प्रोसेस आपको करवा रखा है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, वहां पे 10.11 सॉरी 10.12 10.13 और 14 का आंसर वहां पे है। वैसे वो हमारे इस बार पेपर में नहीं आ रहा है, बट मैंने आपको करा रखी है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस करवा रखा है, तो वहां से देख लेना, जिसने नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोड़ सकते हो। देन मूविंग ऑन टू, सीधा बढ़ रहे हैं 10.15 क्वेश्चन पे, और 10.15 क्वेश्चन कमाल का आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा रखा है जब मैंने आपको सॉल्युबिलिटी कराई थी। सॉल्युबिलिटी कराई थी एल्कली मेटल्स की, ये ग्राफ बनवाया था, सॉल्युबिलिटी की वीडियो सबने देखी है, सब लोग थे उस दिन? यस सर। एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, अगेन थर्मल स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है प्लीज देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। स्कूल में ये समझ में आते नहीं है क्योंकि इसको समझाने में टाइम बहुत लग जाता है, और हमने वो यूज कर रखा है, टाइम लगा रखा है नहीं, तो प्लीज आप भी लगाओ। क्या बताया था आपको, एल्कली मेटल्स में नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कौन से फैक्टर से चेक करनी है, हाइड्रेशन या लैटिस? बताओ, आप बताओ। लैटिस, तो लैटिस से। लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है, देखें जरा किस किस को याद है, अरे बताओ भाई, क्या कर रहे हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम। नाइट्रेट बनाना है, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, तो एक एक NO3 लगेगा। और सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करी थी, पहले मुझे ये देखना होता था कि इन दोनों में कितना साइज का डिफरेंस है, तो मुझे पता लगा एल्कली मेटल का साइज तो थोड़ा सा ठीक ठाक बड़ा होता है, इसका मतलब NO3 और इसका साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, इसका मतलब कंसेप्ट लगेगा लैटिस। लैटिस में लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होती है। लैटिस एनर्जी होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए, याद आया कुछ? एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से ओवरलैपिंग पुअर होती है, और ओवरलैपिंग के पुअर होने से क्या होता है, आराम से टूट जाते हैं। आराम से टूट गए मतलब लैटिस एनर्जी कम देनी पड़ी, और आराम से टूट गए तो सॉल्युबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड अलग हो गया तो मतलब सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, करवा रखा है। और दूसरी तरफ एल्केलाइन अर्थ मेटल की बनाओ, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। नाइट्रेट बनाने हैं, एक NO3 पे -1 होता है पर Be पे +2 होता है, इसलिए यहाँ पे होल्ट वाइज लगेगा, होल्ट वाइज लगेगा, होल्ट वाइज लगेगा। अब क्या है, अब ये है कि बेरिलियम पे +2 चार्ज है, तो बेरिलियम का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, क्योंकि लिथियम पे तो +1 था, बेरिलियम पे +2 है, बहुत ही छोटा। तो साइज में डिफरेंस ज्यादा आने की वजह से आंसर किससे देते हैं इसमें? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज छोटा होता है, समझ रहे हो? तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओ भाई याद होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी सारे कंसेप्ट आज ही करवा देंगे दोबारा, तो बोलो यार। ये लैटिस, ये हाइड्रेशन, ये लैटिस, ये हाइड्रेशन। ओ यार आपको याद आ रहा है? सॉल्युबिलिटी वालों, जिसने नहीं देखी ना, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। और एक बात सुन लो सब लोग, सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन गारंटी देता हूं आएगा, गारंटी। अभी और भी करवा दूंगा, ये तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के अंदर, ठीक है? पर मैं गारंटी देता हूँ एक सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन हर किसी स्कूल में आएगा, आ जाओ, ठीक है? और आना भी चाहिए, क्योंकि यही तो एक टॉपिक है जो समझाने वाला था, और तो कुछ था ही नहीं पूरे इसमें, ठीक है? चलो, थर्मल स्टेबिलिटी भी पूछी गई है। थर्मल स्टेबिलिटी मैंने आपको कल करवा दी। पॉलीएटॉमिक के केसेस के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पोलराइजिंग पावर की, याद है आपको? यस सर। और ये सारे के सारे अगर थर्मल स्टेबिलिटी में चेक करूं तो ये जो है वो पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में पोलराइजिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्स होती है पोलराइजिंग पावर के। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसकी है? लिथियम की है। इसका मतलब थर्मली स्टेबल कौन है? थर्मली स्टेबल कम हो गया, तो यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाऊंगा तो डाउन द ग्रुप जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? कल ही करवाया है, कुछ लोगों को मुझे पता है नहीं आ रही होगी, उन्होंने कल की क्लास मिस करी होगी, प्लीज देख लेना। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 10.15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये जो होगा, मोस्ट 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 मोस्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10.16 के अंदर हाउ डू यू प्रिपेयर है, प्रिपरेशन हमको करनी नहीं, 10.16 मत करना फॉर स्कूल एग्जाम। 10.17 स्कूल एग्जाम मत करना, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज हैंगी। और 10.17 भी आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 10.19 पे आते हैं। 10.19 में मेरे को BeCl2 के स्ट्रक्चर बनाने हैं। BeCl2 का वेपर फेज में डायग्राम बनाना है और BeCl2 का सॉलिड फेज में डायग्राम बनाना है, ठीक है? देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि BeCl2 का वेपर फेज में जो डायग्राम है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, थोड़ा लंबा है, मतलब इस तरीके से बनता है, और आपको दोनों याद भी रखने हैं, ठीक है? देखना, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका डायग्राम जो है वो, है ना? देखो, जब 4 बॉन्ड हो जाते हैं ना तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब आप समझ रहे हो? यस सर। ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है? ये प्लेन में नहीं होते, इसलिए मैं ये वेज प्रोजेक्शन बना रहा हूँ इसकी, ठीक है? ये एक प्लेन में नहीं है, इसके प्लेन में नहीं है, ये जो सीधी बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके दिख रहे हैं आपको, प्लेन में नहीं है। सर ये स्ट्रक्चर सॉलिड का है ना? हाँ बेटा, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, यस 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 यस, लंबा सर आपने ऊपर वेपर लिखा सॉलिड है। का। अरे भाई, यस, सही कर लो यार, ये ऐसे याद रख सकते हो। देखो, याद रखने का अगर ट्रिक करना चाह रहे हो आप, कि जो सॉलिड होता है, ये याद रखने की बात है, जो सॉलिड होता है उसमें इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, और जिसके अंदर इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं
वो थोड़ा सा एक साथ जुड़े होते हैं, तो ये एक साथ लंबा सारा सा जुड़ा है। अगर आप वेपर का देखोगे तो वेपर में इंटरेक्शंस कम होते हैं, और वेपर की मैं बात करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, देखना थोड़ा सा आपको अगर समझ में आती है तो। सुनो मेरी बात, देखो ऐसा है कि इसके स्ट्रक्चर को अगर आप समझोगे ये किस प्रकार का होगा, तो आप ये देखो कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। वैसे समझना, आपको समझाना नहीं है पेपर में, बट फिर भी आप थोड़ा सा अंदाजा लो कि ये कैसे बना होगा। ये वाला बताएंगे कैसे बना होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? पहले तो बोलते तो 4 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है? 2s2। 2s2 केवल आउटर इलेक्ट्रॉन, देखो जब 2s होता है तो 2p भी होता है साथ में, पर 2p खाली पड़ा होता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते कभी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं, एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 2। यानी कि बेरिलियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा। और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। आपको पता है ना कैसे होते हैं? 3s2 3p5 Yes, sir. तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो क्लोरीन क्या करता है? शेयर करता है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेता है। अब बेरिलियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया, केवल एक। ठीक है, तो एक वो, पर क्लोरीन यहाँ पे 2 लगे, तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, ऊपर वाले डायग्राम में देखो, और एक इसके साथ शेयर है। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये क्लोरीन के लोन पेयर इसमें आ रखे हैं इसके खाली ऑर्बिटल में, क्योंकि एक और एक अगर ये शेयर भी कर लेगा तो इसके 2 ऑर्बिटल भरेंगे और 2 अभी भी खाली रहेंगे। समझ रहे हो? इन खाली ऑर्बिटल के अंदर क्लोरीन के पास जो लोन पेयर थे उसने इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अंदाजा है क्या होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, और यहाँ वाले क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें वर्कआउट कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये कैसे बना होगा? फिर आ गई। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सब छोड़ो, अब मारो गोली एक बार को। अपन सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि वेपर फेज में डायग्राम जो है वो छोटू सा है। ठीक है, क्या है? छोटू सा। और जो सॉलिड में है वो आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। साथ में आप लोगों को ये वेज प्रोजेक्शंस भी बनानी है, ये दिखाने के लिए कि ये जो बॉन्ड्स हैं और ब्लैक जो वेजेस हैं वो जो है वो डिफरेंट प्लेन के अंदर है। ये आपको दिखाने के लिए इस तरीके का कुछ बनाना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, ये इसका पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो? जो काफी ज्यादा लंबा जाए। और ये इसका डाइमर है। डाइमर समझते हो? जब दो BeCl2 आपस में मिलके, दो BeCl2 के मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको कहते हैं डाइमर। और पॉलीमरिक मतलब जब बहुत सारे BeCl2 लाइन से कनेक्टेड होंगे, दैट इज इट्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बोलिए भाई। Yes, sir. यस, Yes, सभी लोगों sir. को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10.20। कनन समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? यस सर। मनन बता मेरे भाई। यस सर। ओके, अपन निकालते हैं एक बार को। 10.20 क्वेश्चन है ना, आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा है, यहीं से उठा लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखना। द हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर इजीली soluble in water while the corresponding salts of magnesium calcium are sparingly soluble in water। कमाल की बात पूछी है, कमाल की बात। क्वेश्चन किसका है? सॉल्युबिलिटी का है। पहले ये देख लो क्वेश्चन किसका है।
सॉल्युबिलिटी का है, ठीक है। और जो हमने सॉल्युबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है पीछे, जो हमने सॉल्युबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है पीछे, ये वाला कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट हमने लगाया है, कौन से दो कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किए हैं, एक तो लैटिस एनर्जी इस्तेमाल करी थी, Lattice एक energy हाइड्रेशन and एनर्जी। hydration. ये जो कंसेप्ट है दिमाग में बांध लेना, ये जो कंसेप्ट है ये ग्रुप के एलिमेंट्स में लगते हैं। हम एल्कली को ग्रुप में चेक कर रहे हैं और एल्कलाइन अर्थ को अलग से ग्रुप में चेक कर रहे हैं, तब जाके ये वाला कंसेप्ट काम करेगा जो हमने सॉल्युबिलिटी का टॉपिक पढ़ा है। बट इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं दोबारा, द हाइड्रोक्साइड एंड द कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को किससे कंपेयर करवा रहा है? सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं NaOH KOH, किससे कंपेयर करवा रहा है? आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबिलिटी किस में चेक करवा रहा है? Water. वाटर में। एक तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। While the corresponding salts of magnesium and calcium, मैग्नीशियम का corresponding salt MgOH whole twice, कैल्शियम का corresponding salt CaOH whole twice are sparingly soluble in water. What do you mean by sparingly soluble? It is partially soluble in water. थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। sparingly का मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। तो ज्यादा soluble कौन है? ज्यादा soluble कौन है? ये ज्यादा soluble है। Why का रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताइए। Yes, sir. सुनिए बड़े ध्यान से, देखिए यहां हम कंपैरिजन पीरियड में कर रहे हैं, यानी कि हमको चेक करना है सोडियम को मैग्नीशियम के मुकाबले में, ना कि हमको सोडियम और पोटेशियम की लड़ाई नहीं करवानी है। हमको ये चेक करना है कि कौन ये ज्यादा क्यों है, सोडियम ज्यादा क्यों है मैग्नीशियम से और पोटेशियम ज्यादा क्यों है कैल्शियम से। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो वाटर की होती है। किसकी सॉल्युबिलिटी होती है बेटा? वाटर की सॉल्युबिलिटी। सॉरी वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। और वाटर क्या है? वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है। और हम तुमको कल एक बात बताए थे बड़े बढ़िया कि सॉल्युबिलिटी का एक कैसा कंसेप्ट है, लाइक लाइक, यानी कि पोलर वाली जो चीज है वो पोलर में सॉल्युबल होती है और नॉन पोलर जो होती है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस। तो यार इसके बाद आप मुझे बताइए पोलर, अगर पोलर उसमें सॉल्युबल होती है तो आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे ना सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किसमें चेक करवाई जा रही है, तो वाटर में चेक करवाई जा रही है भाई। अब ये कंपाउंड कैसे हैं? ये आयोनिक कंपाउंड है। Ionic compounds. और आप मुझे एक बात बताओ, आयनिक कंपाउंड अपने आप में पोलर होते हैं क्योंकि उसमें प्लस माइनस होता है, Yes, sir. तो ये भी पोलर होते हैं। यानी कि अगर आप ये पता लगा लो NaOH ज्यादा पोलर है, NaOH ज्यादा आयनिक है या MgOH ज्यादा आयनिक है, MgOH होल ट्वाइस, तो आपको पता लग जाएगा किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और वैसे तो क्वेश्चन नहीं बता दिया आपको कि भाई साहब ये जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू दिस, तो आप कह सकते हो ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा आयनिक है इसलिए तो ये ज्यादा सॉल्युबल होंगे। तो बोलो यार यस और नो। अरे Yes, sir. टॉपिक कराया था आपको, शायद याद हो। अगर आप मेरे साथ एस ब्लॉक कर रहे हो ना और स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो, सारी वीडियोस देखी हैं, तो एक टॉपिक था, रिवाइज करवा देता हूँ, फजान रूल किसके बारे में बताता था? कौन सा मॉलिक्यूल कितना कोवेलेंट है, ठीक है। और हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्स का रिलेशन रखते हैं, क्योंकि आयनिक तब बनता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवेलेंट तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह शेयरिंग, उल्टी चीजें है ना। तो अगर आप किसी प्रकार से पता लगा लो कि कौन ज्यादा कोवेलेंट है, तो आप क्या पता लगा लेते हो कि कौन ज्यादा आयनिक है? उल्टा भी कर लोगे ना आप। देखो Yes, sir. जान ने कहा था या तो कटायन के बेस पे आंसर दे देना या अनायन के बेस पे आंसर दे देना, सिचुएशन को देखते हुए। कटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, खींचने की पावर, और पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज होता है कम। Small.
उसकी पोलराइजिंग पावर होती है ज्यादा, और अनायन का काम होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर के लिए साइज होना चाहिए ज्यादा, साइज होना चाहिए ज्यादा। तो अब आपका अगर कटायन का साइज छोटा है तो भी वो ज्यादा कोवेलेंट है, अगर अनायन का साइज बड़ा है तो भी वो ज्यादा कोवेलेंट है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, अभी फजान रूल रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि तुम तो मुझे कुछ बताते नहीं हो, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम। आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट कौन है और ज्यादा आयनिक कौन है बाय फजान रूल। पहली बात तो ये कि क्लोरीन के बेस पे आंसर दे सकते हो क्या, अनायन के बेस पे? No, sir. नहीं, क्योंकि अनायन सारे सेम है। तो हम किसको देखते हैं, कटायन को। किसको देखते Cation. हैं, कटायन। अब कटायन का साइज क्या होना चाहिए, Small. छोटा, टू Small. बी मोर सर कोवेलेंट, Li छोटा। है। हाँ, तो कटायन Li सबसे छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोस्ट Covalent. Most common. कोवेलेंट। अगर ये मोस्ट कोवेलेंट है तो लास्ट वाला मोस्ट आयनिक कह लो। Ionic. Yes, sir. अगर मुझे सबसे ज्यादा आयनिक का ऑर्डर लगाना हो तो नीचे नीचे बढ़ाता जाऊंगा, अगर मुझे कोवेलेंट का ऑर्डर लगाना हो तो नीचे नीचे घटाता जाऊंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हिसाब से लगा लोगे? बोलो Yes, यार। sir. चलो, अब Yes, sir. एक बात बताओ, पानी में सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हो तो पानी में LiCl ज्यादा सोल्यूबल होगा या CaCl ज्यादा सोल्यूबल होगा? CaCl. CaCl वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और आयनिक कंपाउंड ही पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वो खुद पोलर होते हैं एक तरीके के, ठीक है। लाइट डिसॉल्व्स लाइट, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि इधर देखो, अब कंपैरिजन अगर पीरियड में कराना है जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, तो आप रूल लगाओगे फजान आंसर में। ये जो इतनी सारी बातें समझा रहा हूँ ना, इनमें से कुछ भी नहीं लिखनी, आंसर बताता हूँ इसका, एक लाइन में बन जाएगा। सुनो, वो कहता है बता दे NaOH ज्यादा सोल्यूबल क्यों है और ये कम सोल्यूबल क्यों है। अब तू पता क्या लिखेगा, तू कहेगा देखो जी कंपेयर करो, ज्यादा आयनिक निकालते हैं कौन है, और आयनिक निकालने के लिए फजान देखा था हमने, और फजान बताता है कोवेलेंट, कोवेलेंट उल्टा होता है आयनिक का। सर कंफ्यूज मत करो, बताते हैं। Na जो है सोडियम है और मैग्नीशियम है, और OH और OH दोनों जगह सेम है। आप बताइए कटायन के बेसिस पे आंसर निकालें या अनायन के बेसिस पे? Cation के। कटायन, क्योंकि Cation. अनायन तो सेम है दोनों जगह, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब सर इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, बताओ साइज छोटा किसका है, Mg+2 का या Na+1 का? Mg+2 का। Mg+2 का साइज बहुत छोटा है यार, Na+ से बहुत छोटा है Mg+2। फील करो इस चीज को, +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले ही वो राइट साइड पे आता है, पहले ही छोटा है, ऊपर से 2 प्लस, माय गॉड बहुत छोटा। तो यार कटायन का साइज अगर छोटा था तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। बोलो होएगा Yes. कि नहीं होएगा? Yes, sir. अरे अकॉर्डिंग टू फजान रूल MgOH whole twice is more covalent, therefore according to फजान रूल NaOH is more ionic। Yes, sir. अरे ये ज्यादा आयनिक हो गया कि नहीं हो गया भाई, अगर ये ज्यादा आयनिक हो Sir, गया हो है गया। ना तो यार ये ज्यादा सोल्यूबल भी तो होगा। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल NaOH is more ionic, therefore it is more soluble than MgOH whole twice। ये आंसर जाना था, इतना सा। अगर आपको ये पहले से टॉपिक आता ना तो सोचो मेरा काम 1 मिनट में हो जाता। और कर लेना, नहीं आता 2 वीडियोस भेज रखी हैं भाई, पढ़ लो, कभी खुद भी कर लिया करो कुछ, ठीक है, प्लीज पढ़ लो, सही है ना। रिवीजन तो मैं करवा दूंगा, पर यार तुम कुछ शो तो करो पोटेंशियल अपना, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर हो गया टॉपिक। Yes, sir. जिसको गड़बड़ Yes, लग sir. रही है ना, जिसको गड़बड़ लग रही है फजान रूल में, या तो यूट्यूब से फजान रूल कहीं भी देख लेना, या फिर मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है, उन दोनों को आगे पीछे करके देख लेना। अच्छे से आराम से समझाया था, ये तो मैंने बहुत तेजी में समझाया, वहां एग्जाम्पल बहुत दिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो द सेम। वो बोल रहा है LiF इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, या उससे पहले भी है कुछ, आई थिंक, एक सेकंड रुक जाओ। 20 किया ना हमने, 21 नहीं कर रहे हैं हम, और सीधा अब हम कर रहे हैं 22।
एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.22 10.22 कहता है व्हाई आर लिथियम सॉल्ट कॉमनली हाइड्रेटेड एंड दोज ऑफ अदर एल्कली आयंस यूजुअली एनहाइड्रस। समझ रहे हो क्या भाई साहब कह रहे हैं? वो कह रहा है इनडायरेक्टली आपको ये बताओ कि जो बाकी के आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे देखो इसमें जो है वो लिथियम प्लस आयन है इस ग्रुप में, है ना। एल्कली की बात तो वही है ना, एल्कली आयंस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। वो कह रहा है ये तो हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब पानी के साथ इंटरेक्शन इसकी खूबी बढ़िया है। बाकी जो है वो एनहाइड्रस होते हैं भाई लिथियम के सॉल्ट। तो आप पता है क्या कहोगे? आप कहोगे लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ऐसा होता है। क्या आप ये आंसर लिख दोगे? Yes, sir. लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। जो हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक आपको पढ़ाया था ये कुछ वहीं से आंसर निकलेगा, बट यू हैव टू यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ पोलराइजिंग पावर फर्स्ट, देन यू हैव टू यूज द हाइड्रेशन एनर्जी वाली बात, उसके बाद आपने वापस से क्वेश्चन रिपीट करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. Yes, भाई sir. पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 22, और 22 कहता है हमको, 22 हम कर लिए हैं, 23 कहता है, आ जाओ ये सेम क्वेश्चन आ गया, करंट पेज पे ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाई इज LiF almost insoluble in water whereas LiCl soluble not only in water but also in acetone। अब ध्यान से देख लो, पहले तो ये देख लो LiF almost insoluble in water। पानी कौन है रे बाबा? पानी से क्या Polar. Polar solvent. पोलर। और पोलर में कौन सॉल्युबल होगा? जो आयनिक होगा। तो हम एक बात देखते हैं LiF और LiCl में फर्क क्या है। LiF और LiCl में भाई सर साहब अनायन का फर्क है। हम यार अनायन का फर्क है, यानी कि हमको आंसर फ्लोरीन क्लोरीन के बेसिस पे देना पड़ेगा। और सर आपने बताया अनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा, टू बी मोर कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो बड़ा कौन है भाई इसमें? Cl। क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट। और ये क्या हो जाएगा? आयनिक। आयनिक हो जाएगा। रुको एक सेकंड तुम लोग, यार एक सेकंड रुक जाओ, इसका आंसर इससे नहीं देना है, रुक जाओ, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। आपने फ्लोरीन और क्लोरीन को ग्रुप में ही कंपेयर कर दिया है ना। हमने जो है, मुझे एक बात बताओ, इसके हिसाब से तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आयनिक है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, whereas LiCl soluble not only in water, कोवेलेंट है भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक काम करो, इसका आंसर हम उससे देंगे, क्या कहते हैं, अपने टॉपिक से देंगे। डाउन द ग्रुप LiF है और LiCl है, लैटिस एनर्जी का उपयोग करेंगे, क्योंकि इनका साइज जो है, इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या है बेटा जी? सिमिलर सा है। तो लैटिस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो लैटिस एनर्जी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अरे बोलो। यस सर। तो यार अब इसका आंसर आपको इससे देना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया ही था कि हम टॉपिक तो सारे कर लेंगे, पर टॉपिक करने के बाद में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं। हम कंपैरिजन अगर डाउन द ग्रुप वाला चला रहे हैं, कंपैरिजन कैसे चला रहे हैं? डाउन द ग्रुप वाला चला रहे हैं, तो हमको अपना आंसर किससे, स्टिक टू द बेसिक्स, ठीक है। हमको अपना आंसर किससे देखना है, या तो लैटिस या हाइड्रेशन। बट अगर हम पीरियड में कंपैरिजन कर रहे हैं तो पीरियड में आंसर देखेंगे फजान रूल के अकॉर्डिंग। और ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो थे ये कैसे थे? ये आपके ग्रुप, ये आपके डाउन द ग्रुप में आते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ग्रुप में है, इसीलिए हमने लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगाया। और उसके हिसाब से LiCl जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है और LiF जो है वो इनसॉल्युबल है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। और ये पोलर तो है ही, ठीक है। लिथियम सोडियम के कंपाउंड्स पोलर तो है ही, वो तो कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। थोड़े से मतलब लिथियम के तो फिर थोड़े से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट होते हैं, नीचे वाले के कंपाउंड्स थोड़े से पोलर रहते हैं, राइट। चलो आई थिंक आपको कुछ बातें क्लियर हो चुकी हैं। क्या आपको कुछ बात क्लियर हो रही है?
यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10.24 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यूजेस हैं इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। 10.24 को रीड मार लेना बस, रीड ओनली। ये खुद से करोगे यार, रीडिंग वाला पार्ट नहीं होता अपने से, है ना। होमवर्क भी देंगे कुछ। 10.24 होमवर्क है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10.25 मत करना अभी, कुछ अगर इनमें से करना भी होगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। 10.26 इज इम्पोर्टेंट। 10.26 क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। 10.26 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। चलो भाई, क्या दिया है? कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। मोबिलिटीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर दिस। इस पे कोई कमेंट कर सकता है? मोबिलिटी एक्वस में, मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होता है? पानी वाला। मोबिलिटी किसकी ज्यादा है? मोबिलिटी का मतलब होता है हिलता कौन, Issue. चलता कौन फास्ट है, भागता कौन फास्ट है। वैसे होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था सर, जो Lithium. सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है उसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, वो जल्दी भागेगा, वो तेज भागेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है यार। हल्का आदमी जो होता है वो तेज भाग सकता है एज कम्पेयर टू मोटे आदमी से, ऐसा Yes, होता है sir. ना। ठीक है, रनिंग जो लोग करते हैं भाई वो पतले ही होते हैं, तभी वो रनर बने हुए हैं। मोटे एक बंदे को कभी रनर देखा आपने? नहीं, उसकी मोबिलिटी स्लो No, होती sir. है, वो कैसे कम्पीट करेगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे भी बिल्कुल वही केस होना चाहिए था, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा लिथियम प्लस अपनी प्रॉपर्टी की वजह से मार खा जाता है, क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर होने की वजह से पानी बहुत चिपक जाता है उसको। इतना पानी चिपक जाता है उसको, इतना पानी चिपक जाता है उसको कि उसका ओवरऑल साइज जो है, ओवरऑल साइज बहुत बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू जब मैं नीचे वाले साइज एटम एलिमेंट की बात करूंगा। उसका अपना साइज तो बड़ा है, मैं मान गया, बट उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत कम है, और पोलराइजिंग पावर कम होने से उसका साइज, ओवरऑल साइज छोटा रह जाता है। तो बड़ा साइज हो गया, बड़ा बंदा हो गया ये, ठीक है, बड़ा हो गया, भारी हो गया है, पानी बहुत चिपक गया है इसको, तो यार उसकी वजह से इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, और मोबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंसर पता है क्या आएगा? आंसर ही आएगा लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है इनमें, देयरफॉर द ओवरऑल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, देयरफॉर द मोबिलिटी इज लीस्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, और अगर एक्वस में नहीं पूछता Yes, तो sir. आंसर उल्टा होता। अगर एक्वस पानी में नहीं पूछता तो आंसर उल्टा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड डायरेक्टली। तो नाइट्राइड आपको बनाने तो है नहीं, ठीक है। बाकी ये लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है कि लिथियम जो है वो क्या फॉर्म कर लेता है? नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो आपको यही करना है, इसमें भी आंसर लिथियम का यही है। लिथियम को बाकी के ग्रुप मेंबर से रिलेट करा हुआ है, तो आपको पता है ना, मैंने आपको एनोमलस बिहेवियर लिखवाया था, उसमें से ये है कि लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज है, हाई पोलराइजिंग पावर है, हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से वो इजीली फॉर्म कर लेगा। हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से नाइट्राइड का जो माइनस का क्लाउड है वो आराम से अट्रैक्ट कर लेगा और आप लोगों का नाइट्राइड वो बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। मतलब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो लिथियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है तो Li3n बनता है। देखिए इसको कहते हैं नाइट्राइड, यानी कि n पे 3 माइनस। n पे 3 माइनस का मतलब है बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बहुत ही बड़ा। उसको खींचने के लिए पोलराइजिंग पावर शानदार चाहिए, जानदार चाहिए। तो जानदार पोलराइजिंग पावर किसके पास है? लिथियम प्लस के पास है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बाकी आपको करना नहीं है ये वाला क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए बाकी आप लोग वो सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 10.26 के बाद अपने पास, अपने को 10.27 अभी नहीं करना है, केमिकल प्रॉपर्टी से है। 10.28 भी नहीं करना है, बट वी हैव 10.29 क्वेश्चन
टू डू लिस्ट के अंदर। और 10.29 डिस्कस करने से पहले बाकी के क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एक नंबर में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द एल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द एल्कली मेटल्स इज हैविंग बेटा जी लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आप बता सकते हैं कौन है वो? मेल्टिंग पॉइंट का टॉपिक मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में कराया था। देखिए हाँ एग्जैक्टली देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक नेचर, और मेटेलिक नेचर सोडियम का बेहतरीन जबरदस्त है। मेटेलिक नेचर किसका जबरदस्त है? सोडियम का। इनमें से क्यों? क्योंकि सोडियम सबसे ऊपर है। तो मेटेलिक मेटेलिक इंटरेक्शन करने की, मेटेलिक नेचर नहीं सॉरी, दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, मेटेलिक मेटेलिक इंटरेक्शन करने की कैपेसिटीज कैपेबिलिटी सोडियम की जबरदस्त है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। मेटालिक कैरेक्टर तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन देने की पावर, लूज करने की, वो नहीं बात कर रहे। मेटालिक मेटालिक इंटरेक्शंस साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है इन केस ऑफ, यहाँ पे ऐसा देखा जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ मेटल्स ऐसा देखा जाता है। तो आंसर हो गया आप लोगों का, लीस्ट पूछा है तो सीशियम, अगर मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा था सबसे ज्यादा तो सोडियम आता उसका आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, कैसे देना sir. इसका आंसर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, which one of the following alkali metals gives hydrated salts? Lithium. Lithium, exactly. Which one of the alkaline earth metal carbonates is thermally most stable? Thermal stability is inversely proportional to polarizing power. पोलराइजिंग पावर सबसे छोटे वाले की सबसे ज्यादा है, यानी कि मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, यानी कि लीस्ट थर्मली स्टेबल है मैग्नीशियम। यानी कि मोस्ट कौन होगा? सबसे लास्ट वाला। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? बेरियम। तो BaCO3। देखा कैसे 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। 10.29 इज अनदर क्वेश्चन वी हैव टू डू, लास्ट क्वेश्चन, और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐड टू न्यू पेज। बेटा सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब गलती होगी ना तो बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ, तुम्हारे साथ तो होगा ही क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। पर हमने तुम्हें पढ़ाया है सारे क्वेश्चन, ठीक है, और आएंगे इनमें से, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। प्लीज मेहनत करके जाना पेपर में, है ना, ऐसे नहीं जाना किसी ने भी, मेहनत करके जाना दिल से। देखो लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस? BeO is almost insoluble but BeSO4 is soluble in water। ठीक है, तो आप एक काम करना, इसके अंदर वही कंसेप्ट लगा लो अपने पुराने। आपको सर BeO है ना ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, कंसेप्ट लगा के चेक कर लेना, जो मैच कर जाए वही भेज देना। देखना BeO BeSO4 है, ये तो आपने पढ़ा है BeSO4 का। BeO में कहना जी ये तो जी यहाँ पे तो जी क्या है, ये इनसॉल्युबल है जी। अच्छा इनसॉल्युबल, इसको हमेशा आप इसके ग्रुप मेंबर से कंपेयर कर लेना। तो इनसॉल्युबल कैसे है जी? ये साइज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों के। लैटिस एनर्जी देख लेना, आप कहना जी लैटिस एनर्जी तो जी ये टॉप का है, BE सबसे ऊपर है जी, ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी ज्यादा है जी, टूट तो पाएगा नहीं जी, इनसॉल्युबल ही होगा जी। समझ रहे हो कैसे लिखना है आपको? Yes, भाई sir. BeO की लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसलिए इनसॉल्युबल है, ये लाइन लिखनी है। वो कहता है बट BeSO4 इज सॉल्युबल। आप कहना जी BeSO4 है जी, साइज में बहुत वेरिएशन है जी, SO4 बहुत बड़ा है जी। हाइड्रेशन एनर्जी चेक करेंगे जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BE इज ज्यादा इन Maximum. BeSO4, देयरफॉर ज्यादा सॉल्युबल इन वाटर। समझ रहे हो जी या नहीं? Yes, sir. सेम आंसर Yes, आपको sir. इसके साथ करना है, BaO ले लो। वो कहता है BaO इज सॉल्युबल बट BaSO4 इज इनसॉल्युबल। आप कहना जी लैटिस एनर्जी देखेंगे जी, लैटिस एनर्जी देखेंगे जी, डाउन द ग्रुप तो जी डिक्रीज होती है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज Increases. होती है, ठीक है। और BaSO4 में फिर कहानी उल्टी। इसमें कैसे चेक करना है जी? हाइड्रेशन, Hydration energy. कम होती है तो सॉल्युबिलिटी अपने आप ही कम होती है। समझ रहे हो? Yes, sir. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, LiI इज मोर सॉल्युबल देन Ki इन इथेनॉल। ठीक है, सुनो मेरी बात, LiI इज मोर सॉल्युबल देन Ki, पर चेक किस में करनी है? इथेनॉल में। अब कहानी थोड़ी सी यूं है,
ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इथेनॉल याद है ना कैसे बनता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है, वेरी गुड। कैसा है ये? नॉन पोलर। और नॉन पोलर में आपको क्या देखना है, कौन क्या है ज्यादा कोवेलेंट है, और कोवेलेंट Covalent. चेक करना कौन से रूल से सिखाया है? फजान फजान रूल rule. भी। फजान से चेक कर लो फजान से चेक। बताओ, अनायन तो सेम है, कटायन छोटू कौन है? लिथियम। साइज कम मतलब क्या ज्यादा? कोवेलेंट ज्यादा। कोवेलेंट मतलब कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कोवेलेंट ही तो ढूंढ रहे हैं हम, तो दोनों में से कोवेलेंट ये ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल है, वही तो लिख रहा है वो। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल, LiI is more soluble than Ki in ethanol, एक पूरा नंबर मिलेगा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं होता तो ये क्वेश्चन जरूर देता स्कूल के एग्जाम के अंदर, फजान रूल का देता और एक सोल्यूबिलिटी का दे देता, तो आपके स्कूल में भी आपको हो सकता है देखने को जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं परसों, ग्रुप पे मैसेज चेक करते रहना, अपडेट लेते रहना, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक की वीडियोस आएंगी, रोज का रोज खत्म करें, आज बैठ के बनाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर